हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे मास्टर कर सकते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। उस पर ये बहुत ही अच्छी बुक लिखी है एंड्री वजीज़ ने कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड जो रियल ट्रेडर्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस इस बुक में शेयर कर रहे हैं। तो उस पर हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पे बात करी है और आगे अब देखते हैं कि कैसे रहता है। पिछले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। उसमें यही बताया कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए एंड ट्रेडिंग एज अ बिजनेस क्या आप सच में स्टार्ट करना चाहते हो, क्या ट्रेडिंग आपके लिए सच में बनी है या नहीं, या आपको क्विट कर देना चाहिए आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, वो सब हमने कवर कर लिया है। अब हम चलेंगे कि ये ट्रेडिंग एक ऑर्डिनरी बिजनेस क्यों नहीं है, इस पे आगे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने ये बात करी कि ट्रेडिंग को जॉब की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते कि जिसमें आपका फिक्स सैलरी और फिक्स्ड इनकम आने वाला है। ये एक बिजनेस की तरह होता है, लेकिन वो भी एक ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। क्या है ये? आगे चलते हैं। People who are considering trading should understand that they are looking at clearly unconventional kind of business that operates based on probabilities. ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है जिसमें आपको पहले से ये समझना पड़ेगा। देखो, जब आप बैक टेस्ट करोगे तब भी आपको समझ आएगा कि या तो आपकी प्रोबेबिलिटी 60% या 70% होगी या 50% होगी। ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, मतलब कि आप कोई भी ट्रेड लोगे उसमें आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि इसमें चांसेस क्या है। आपके 60% चांसेस हैं कि आप जीत सकते हो, 40% चांसेस लूजिंग के भी हैं। न्यू ट्रेडर्स विल आस्क मी इफ द मार्केट इज रैंडम और नॉट। माई आंसर इज यस, ऑफ कोर्स इट इज़। अब क्यों है मार्केट रैंडम? बिकॉज कभी भी कोई भी न्यूज़ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक डायनेमिक वर्ल्ड है। और कभी भी ट्रम्प ने कुछ बोल दिया या रशिया ने कुछ कर दिया या लंदन में कुछ हो गया। सो इट्स अ डायनेमिक वर्ल्ड, सो मार्केट इज़ रैंडम। तो अब आप कहोगे कि एनीथिंग कैन हैपन एट द मोमेंट, देन द क्वेश्चन इज हाउ कैन आई देन मेक मनी इन सच अ मार्केट? अगर मार्केट इतना रैंडम है तो फिर हम कैसे बना सकते हैं पैसा? देखो, यही तो प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप क्रिकेट का मैच भी देखते होगे तो हमें श्योरिटी नहीं होती कि ये मैच हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन हमें इस बात की श्योरिटी होती है कि हमारे प्लेयर्स अच्छे हैं तो ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम ज़्यादा मैचेस जीत सकते हैं। The answer to that reasonable question is that there are some high probability trading patterns that traders can benefit from. देखो, आपको कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, या तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का या फिर रेंज बाउंड का। वो सब मैंने ऑलरेडी कवर किया, आप जाकर देख सकते हैं। बट ओनली इफ दे रिकॉग्नाइज देम एंड देन प्रॉपरली एग्जीक्यूट देम। प्रॉब्लम ये है कि हम ट्रेडिंग पैटर्न को मतलब आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाते हैं। These trading patterns will appear on your charts almost every single day, and your job as a trader is to recognize them. However, finding a pattern is not enough. Excellent execution is just as important. In our community, I often find and call out potential trading patterns to our traders, but I myself do not take them. When I'm asked why I'm not taking the trade, my response usually is that I could not find a proper risk reward ratio, or that I'm done with my trading day. बेसिकली क्या है, आपके कुछ रूल्स होते हैं कि आपने आज के दिन में एक ही ट्रेड लेना है, दो ट्रेड लेना है, तीन ट्रेड लेना है। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। स्टूडेंट आगे कहते हैं, दिस होल्डिंग हैबिट रिमाइंडेड मी ऑफ पॉपुलर सेइंग द वोल्फ इज कमिंग, द वोल्फ इज कमिंग, एंड वी से ना, द वोल्फ नेवर कम्स, लेट मी ट्राई इट अगेन। व्हेन द वोल्फ फाइनली कम्स इट ब्लोज अप आवर एंटायर अकाउंट। मतलब हमें आदत पड़ जाती है कि ट्रेड लॉस में जा रहा है और हम होल्ड करते रहते हैं कई दिन तक, और वो ट्रेड हमारे फेवर में चला जाता है, और इस तरीके से हमें बुरी आदत लग जाती है। फिर एक दिन फाइनली ऐसा आता है कि आपका पूरा अकाउंट ही ब्लो हो जाता है।
Something that Mark Douglas also said is that when we get in panic, we can't react. We need to develop in ourselves the ability to react when we see the trade is not going in our favor. मतलब अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं जा रहा तो उस पर आपको रिएक्ट करना है और उस हिसाब से डिसीजन लेना है, अपने ट्रेड को एग्ज़िट करना ही होगा। यही चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग लॉसेस में हैं, क्योंकि वो अपने ट्रेड को एग्ज़िट नहीं कर पाते हैं। ऑथर आगे कहते हैं, एंड आई विल ऐड एज अ क्लोजिंग कमेंट टू दिस एक्सचेंज व्हाट Carlos stressed in his reply, when you see the trade is not going in your favor, you need to accept the loss and stop out immediately. I have come to realize though that many people enter a trade without knowing what their stop loss is. यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग ट्रेड में एंटर कर जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है या क्या होने वाला है। A good trader when entering a trade always have a plan in place on how to get out if the trade does not work in their favor. If you enter a trade and you do not know where your stop loss is, you are gambling, you are not trading. So basically author यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, तो आप एक गैम्बलर हो, ट्रेडर नहीं। यही डिफरेंस है एक ट्रेडर और एक गैम्बलर में। It is very important to understand the risk and probability involved in trading. Having that understanding is the key to peaceful and profitable trading. Being a trader is a career based on probability and statistics. If you trade proper risk to reward trades, in the long term you can make more money than you will lose. आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही हो, अगर आपका रिस्क 1000 रुपये का है तो आपका रिवॉर्ड मिनिमम 2000 रुपये का होना चाहिए, तब आप जाकर एक विनिंग जो एज है वो डेवलप कर पाओगे और इस तरीके से फिर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। आगे ऑथर कहते हैं कि इन द बिजनेस ऑफ कसिनोज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द गेम्स हैव अ फेवरेबल रेशियो टुवर्ड्स द हाउस, मीनिंग दैट द कसिनो इज मोर लाइकली टू विन। प्रोबेबिलिटी जो है ना वो कसिनो के फेवर में होती है, जो एज है जब वो विन करते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट गैम्बलर्स कैन नॉट और विल नॉट मेक मनी। एवरी डे इन लास वेगस millions of dollars are paid out to gamblers, but if enough people are gambling that day, a few more millions of dollars will go to the owners of the casinos. So आप सोचो कि कसिनो में क्या होता है। कसिनो ओनर्स का जो ऑड्स है उनके फेवर में होते हैं, वो अभी बताएंगे कैसे। There will be days when a casino will pay out more than they brought in, but at the end of year the casino will be the winner by a significant percentage. अब यहाँ पर यही कह रहे हैं ऑथर कि होता क्या है कि कसिनो ओनर को पता होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को प्रॉफिट होने वाला है, वो किसी पर्टिकुलर डे पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। तो इसी तरीके से हमें भी सोचना है। दैट इज़ वाई द कसिनो इंडस्ट्री नीड्स मोर एंड मोर प्लेयर्स। द रियल मनी इज इन द गैम्बलिंग। दैट इज़ वाई ड्रिंक्स आर फ्री एंड योर फूड, होटल एंड फ्लाइट टू लास वेगस कैन बी सो चीप। द मोर प्लेयर्स इन द कसिनो, द मोर फेवरेबल द odds आर फॉर द casino. Some professional gamblers recognize that casinos always have the edge in a game, so they try to change the odds in their favor by team-based playing or counting cards. For example, in blackjack, the card counters are spread out around the table and place relatively small bets. When the count becomes mathematically very favorable, they signal the main player, and that player hits the casino with a heavy bet. To combat these types of gamblers, casinos employ defective agencies that specialize in finding card counters, dice cheats, and slot machine drillers. Essentially, the casinos don't want skillful players who have discovered how to have an edge over the house. So similar to roulette or craps, trading is a minus sum game. Just by entering into market, you start losing. Your bank charges you fee for wiring out to fund your trading account. Your broker will charge you an incoming wiring fee for funding the account and will then start charging you a fee for their market data and the use of their platform, as well as a commission on each trade that you make. बेसिकली क्या है कि जिस तरह कसिनोज चार्ज करते हैं उसी तरीके से ब्रोकर्स भी हमें चार्ज करते हैं।
If you do not make enough monthly commissions for them, they will charge you an inactivity fee. When you make a trade, market makers profit by charging you the bid-ask spread and slippage on your fills. Regulators such as FINRA and the US Security Exchange, in addition to the actual exchanges, also live off the market by charging fees. Financial markets need a continuous fresh supply of losing trades because they bring money into the markets. People think trading is a zero-sum game, but it is not. Trading is a minus-sum game because as the industry ecosystem drains money from the markets, the winners receive less than what the losers are losing. The market is not a level playing field, it is slanted against you. सो बेसिकली क्या होता है कि आपको कमीशंस देने हैं, आपको फ़ीस देनी है, सारी फीसेस देनी है। तो इस वजह से ये ऑथर बता रहे हैं कि ये एक ज़ीरो सम गेम नहीं है बट कि माइनस सम गेम है। इसलिए कितना ज़रूरी है कि आप ध्यान से काम करें और ना कि फालतू की ओवर ट्रेडिंग करें। So when a trader enters the market, the trading industry slowly drains them with commissions, data fees, inactivity fees, platform fees, and other hidden costs. In climbing, there is a term death zone and is a very accurate comparison to what happens to traders. Even if they are just resting, high altitude climbers will begin to slowly die in the freezing sphere about 26,000 feet. That is what called the death zone. In trading, being simply better than average is not good enough. मतलब सिर्फ एवरेज से थोड़ा बेटर होना इज़ नॉट गुड इनफ। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग में सरवाइव करना है तो। You have to be significantly above the crowd to win in such a skillful minus same game. If you fail to if you fail to grasp these concepts, you are on your way to being washed out in the market. If a new trader who is making trades while sitting in their car waiting at their intersection of the light to turn knew this, they would never put have themselves at the mercy to such a ruthless environment. You have to take any sort of trading very seriously. You are in the dead zone. मतलब ऑथर कह रहे हैं कि ये एक सीरियस बिजनेस है। ये ऐसा नहीं है कि आप चलते फिरते कहीं से भी ट्रेड करने लग जाओ और कहीं भी कुछ भी ट्रेड मार रहे हो। इसके लिए आपको प्रॉपर बैठ के एक एज अ बिजनेस सोचना समझना पड़ेगा, तब जाकर ट्रेड लेना पड़ेगा। ट्रेडिंग इज़ अ नाइटमेयर फॉर परफेक्शनिस्ट, द पीपल हु कैन नॉट सी लॉसेस एज नॉर्मल पार्ट ऑफ द बिजनेस। You will recall I wrote a little earlier in the book, a veteran air traffic controller for 23 years was trained to control air traffic with such perfection that aircraft did not come even close to each other, let alone collide with each other and cause a disaster. He could not handle any loss, but now as a trader he has to accept a loss as a normal part of his new career. सो बेसिकली हम सबको लॉस ना लेने की आदत है, हम सब विन करना चाहते हैं, बट इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। एक और जो स्टूडेंट हैं वो बताते हैं कि डीलिंग विद द फैक्ट दैट एवरी डे इंक्लूड्स फेलियर इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, आई एम अ परफेक्शनिस्ट। देखो ट्रेडिंग उनके लिए नहीं है जो अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझते हैं। ट्रेडिंग मर्डर है परफेक्शनिस्ट के लिए, बिकॉज नो सेटअप इज परफेक्ट and every setup is unique like a snowflake. Yes, patterns repeat, but each time it needs to be assessed with fresh, clear eyes. Not only that, even winning days are full of small mistakes and things that could be improved upon. In many other areas of life, perfection is a worthy goal, but not so with trading. ट्रेडिंग में परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। ये जब आप समझ जाओगे तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल ऑथर बन सकते हो। बार बार ऑथर यही समझा रहे हैं कि परफेक्शन की तरफ मत भागो, प्रोबेबिलिटी को समझो। As we discussed, trading is the game of probability and uncertainty. Therefore, sticking to your stop losses is key aspect of successful trading. आगे कार्लोस मोरेटा कहते हैं कि
जो उन्होंने एक बुक पढ़ी है उससे वो बोल रहे हैं, आई फिनिश्ड द ऑडिबल ऑन दिस बुक अबाउट अ वीक अगो. I drive a lot, so having the option to get through a book is pretty cool. It is great audible. The narrator does a great job with all the short stories of the successful trader in the book. The book goes over how many different ways people trade different markets using different tools, different strategies, and different setups. It covers traders all around the world and how they found markets and strategies to trade that fit their personality, as well as their struggles they went through and how they overcame them. There were two messages that were really clear for me in the book. तो बुक्स में जो बुक उन्होंने पढ़ी उसके अंदर की वो रीडिंग बता रहे हैं कि कैसी रही. First is that no matter what market or type of trading you are doing, there is no skipping the learning curve. मतलब learning curve से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा. It can be really painful as you hear some of the traders who lost all of their savings. Some took time off and came back to trading a few years later to be then successful. Andrew said best in his book, you need to survive the learning curve as new trader. That is our number one task. मतलब लर्निंग कर्व को तो आपको सरवाइव करना ही पड़ेगा. 2-3 साल तो आपको निकालने ही पड़ेंगे ट्रेडिंग में जहाँ पर आपका लर्निंग कर्व establish होगा. Second is how crucial it is to be disciplined when it comes to sticking to your stop loss. Almost every trader regardless of the market talked about how they manage their stop loss and how critical it is to execute and not stay in trade expecting it to change. This is an easy way to blow up your account. So दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई, एक तो स्टॉप लॉस और दूसरा कि आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना है. This was a great book if you are able to do the audible. I highly recommend. Please add to your review if you read it well. Would like to see what others go out of it. तो मतलब बेसिकली यहाँ पर वो एक और बुक रिकमेंड कर रहे हैं, बट आई थिंक ये बुक भी सेम ही है. अगर आप समझ लोगे इस बुक से भी तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा. तो आगे बढ़ते हैं. Several months later, one of our members did just that. They listened to a recording of the book and then posted the following review. I just finished the Audible book. It is just amazing. And trading in the zone. Trading in the zone में जो लिखा है वो बता रहे हैं. And if you pay attention, you will discover that they have so much in common. They are serious about trading and they have passion about trading. They see trading as a great method to have more freedom in their lifestyle and they were willing to take the risk before they become consistent profitable. तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो. एंड कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो कि वो बता रहे हैं एज अ न्यू ट्रेडर जो आपको करना चाहिए. तो उसके इंपॉर्टेंट मैसेज पढ़ते हैं आप. Trade defensive, which means you should always avoid letting your losing trade take you down. Set up a stop loss and keep money in your pocket. With the capital you can always get back in, but if you lose the capital you are out of the game. तो बेसिकली क्या है, रिस्क मैनेजमेंट की बात करें. जैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 2,000-3,000 से ज़्यादा का रिस्क मत लो. जो रिस्क मैनेजमेंट की बात हमने हर वीडियो में आपने करी हुई है. Don't say trade with money you can lose. This is very mind blowing for me. Although it's just one chapter in the book and there are people in the book who have the opposite opinion, it did change my mind. Now I believe this is the seed money for our family, not the money you can just lose. I should pay attention and try my best to keep it and make more out of it. If you have passion in trading, 6 hours a day is okay. The ones who take trading more seriously have more potential to success.